जब हम अपने आप से बात करते हैं, अपने साथ, खुद के साथ, तो इसका रिफ्लेक्शन ब्रेन पे होता है। समाधान नहीं मिलता, समस्या का समाधान नहीं मिलता, और अपने आप से ही बात करते होते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन ब्रेन पे होता है, यानी वो सिर दर्द ये सब होता है। तो बिना बिना शरीर के कहाँ तक प्रॉब्लम होती है? बिना शरीर के मतलब कहाँ तक ऐसा इश्यू तो नहीं होता वो ब्रेन वाला? समझना पड़ेगा। देखिए, ये आप है, मुस्कुराता है। देखिए, एक तो ये कि मैं है क्या चीज, आगे चर्चा करेंगे तो चर्चा करेंगे कि अस्तित्व में दो ही चीजें हैं। एक चीज है जिसको हम कह रहे हैं अरूपात्मक, जिसका कोई रूप नहीं होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, जो अपने आप में फैली हुई वस्तु है, व्यापक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, अखंड है। खाली स्थान जो हमारे आपके बीच है, खाली स्थान के रूप में एक चीज ऐसी है जो अपने आप में निराकार। दूसरी चीज ऐसी है जिसका अपने आप में आकार है। आकार है तो उसकी सीमा है, आकार है तो उसका आयतन है, आकार है तो इसका मतलब इकाई है, आकार है इसका मतलब क्रिया है, क्रिया है इसका मतलब मूल में एटम है, एटम है मतलब पार्टिकल है, पार्टिकल है इसका मतलब मास है, और उसमें वेट भी हो सकता है, और वेट भारहीन भी हो सकता है, क्योंकि भार तो एक प्रभाव है जो हर धरती का प्रभाव क्षेत्र में अलग अलग पाया जाता है। इसको फॉलो कर पाए? इस दर्शन को पढ़ने से साइंस भी जितनी अच्छी हमको क्लासरूम में समझ में नहीं आई थी, उससे बेहतर हमको समझ में आएगी, है ना? बस अपना कॉन्फिडेंस ये लूज नहीं करना है कि ये साइंस शुरू हो गया और मेरे को समझ में नहीं आएगा। उस मान्यता की वजह से समझ में नहीं आया था, है ना? अदरवाइज समझने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो मूल में ये कह रहे हैं कि यदि कोई चीज एकम है, यदि कोई चीज इकाई है, जैसे मैं कहता हूं कि मेरा शरीर, मैं हूं और मेरा शरीर है, फिर मैं कहता हूं कि मेरा मन है, फिर मैं कहता हूं कि मेरे विचार हैं, फिर मैं कहता हूं कि मेरी इच्छा है, फिर मैं कहता हूं कि मेरी समझ है। इसका मतलब मैं अभी भी अलग हूं। मेरा शरीर मतलब मैं शरीर नहीं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि मैं और मेरा शरीर तो छोड़ दीजिए, मैं और ये सारा कोई एक एंटिटी है। ये मेरे ही अलग अलग पार्ट्स हैं जिसको मैं पहचानता हूँ। जैसे शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, ऐसे ही मैं के ये अलग अलग पार्ट्स हैं। तो जब मैं कहता हूँ तो मैं एक एंटिटी है, एकम है, और शरीर भी एकम है, शरीर भी एक एंटिटी है। एक है मतलब उसका आकार है, मतलब उसकी सीमा है, उसका आयतन है। तो एक कोई भी चीज है, यदि एक कोई भी चीज है तो मूल में वो एटॉमिक फॉर्म में रहता है।
तो यहाँ अभी के लिए इतना, बहुत प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हैं। इन्हीं सारी बातों को 3 महीने 6 महीने में बहुत सारे विस्तार में जाके अलग अलग एंगल से देखते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना कि मैं क्या हूँ, मैं एक एकम हूँ जो कि बेसिकली चैतन्य इकाई हूँ। मैं परमाणविक स्वरूप में हूँ। और मैं एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण के स्वरूप में हूं। कितना छोटा कण, कितना छोटा कण, एटॉमिक फॉर्म। एक एटम का साइज कितना, लगभग बहुत लेमन लैंग्वेज में कहें, बहुत सामान्य भाषा में कहें तो एक बूंद का 10 लाखवां हिस्सा। इतनी कोई छोटी चीज जो कि आंख से दिखाई नहीं देगी, नेचुरल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं शरीर को कैसे चलाता हूं। तो मैं शरीर को कैसे चलाता हूं, तो जिस तरीके से जैसे समझने के रूप में ये कहा जाता है कि कोई भी चीज किसी चीज को टच नहीं करता है। जैसे एटम के अंदर पार्टिकल टच करते हैं एक दूसरे को। एटम पढ़ा है ना, 8वीं 10वीं तक तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 8वीं 10वीं में एटम आ जाता है। एक एटम के अंदर परमाणु, गुजराती में तो परमाणु ही बोलते हैं ना। एक परमाणु के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? एक से अनेक होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा हमको पढ़ाया था। और केंद्र में और उसके साथ ऑर्बिट में कुछ घूमते रहते हैं, ऐसा बताया था। तो इसका मतलब वो जो जितने परमाणु हैं, एक परमाणु जितने हैं, एक परमाणु के अंदर जितने पार्टिकल हैं, क्या बोलते हैं, कण। एक परमाणु के अंदर जितने कण हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं क्या? नहीं करते। टच करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु के अंदर जो कण है वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इवन परमाणु में जो केंद्र में जो कण है वो भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, है ना। कैसा बताते हैं हमको परमाणु को? कैसा बताया था हमको? परमाणु को बताया था कि केंद्र में कुछ कण रहते हैं और ये केंद्र के कण स्पिन मोशन करते हैं, और परिवेश में जो कण है वो स्पिन मोशन के साथ में ऑर्बिट मोशन भी करते हैं। अपने एक्सिस के चारों तरफ भी घूमते हैं और ऐसे भी घूमते हैं ना। जैसे धरती क्या करती है, धरती अपने एक्सिस के चारों तरफ भी लट्टू जैसा भी घूमती है और फिर सूरज का भी चक्कर लगाती है ना। तो इस तरह से तो जो केंद्र के अंश हैं, ऐसे एक से ज़्यादा ऑर्बिट हो सकते हैं। तो केंद्र में जो अंश हैं वो भी एक दूसरे को टच नहीं करते, जो परिवेश में अंश है वो भी एक दूसरे को टच नहीं करते, और एक निश्चित दूरी में रहते हुए लगातार घूमते रहते हैं, ऐसा हमको बताया था। तो इससे ये हुआ कि परमाणु के अंदर जो अंश हैं, कण हैं, वो एक दूसरे को टच नहीं करते। एक बात है। क्या 2 परमाणु एक दूसरे को टच करते हैं? 2 परमाणु भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। क्या 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच करते हैं? मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। थोड़ी सी मेरे को लगता है कि 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आता है कि 2 मॉलिक्यूल एक निश्चित अच्छी दूरी में एक दूसरे को पहचानते हैं। उससे नज़दीक लाते हैं तो भी एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, उससे दूर रखते हैं तो भी एक दूसरे को नहीं पहचानते। उसी तरह से 2 कोशिकाएं एक दूसरे को टच करती हैं, 2 कोशिकाएं भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ 2 ग्रह एक दूसरे को टच करते हैं, 2 ग्रह भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। और पेन बोर्ड को टच करता है, पेन बोर्ड को टच कर रहा है कि नहीं? पेन बोर्ड को टच कर रहा है कि नहीं? बीच में इंक तो है ही है, पेन और बोर्ड के बीच में इंक तो है ही है। ऐसे भी ये टच नहीं करता है, एक अच्छी निश्चित दूरी में ही एक दूसरे को पहचानते हैं। उसी तरह से शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। उस कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है उसमें से मैं, ये चैतन्य इकाई परमाणविक स्वरूप में हॉरिजेंटली, वर्टिकली, 3 डायमेंशनली इच्छा गति से शरीर से गुजरता है।
तो देखो, जैसे हम जलती हुई रस्सी को, ठूंठ जलता हुआ रस्सी को ऐसे घुमाएं तो रात में क्या दिखाई देगा? सर्किल दिखाई देगा। उसी तरह से ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण, चैतन्य इकाई, मैं, जिसको जीवन कहा, मैं शरीर की कोशिकाओं के बीच के पोलेपन से हॉरिजेंटली, वर्टिकली और उसके वॉल्यूम के पूरे आकार में लगातार गुजरता है। और तो कैसा आकार बन जाएगा? तो शरीर के आकार का एक आकार और तैयार हो गया। इसको कहा सूक्ष्म शरीर और इसको कहा स्थूल शरीर। एक्सीडेंट हो गया तो कौन सी टांग कट गई? एक्सीडेंट हो गया तो स्थूल शरीर वाली टांग कट गई। अब सूक्ष्म तो कटता नहीं है, वो बना ही रहता है। तो इसका मतलब हुआ, इस सारी चर्चा का सार इतना ही निकला कि मैं और शरीर का साथ साथ होना कैसे है। तो मैं जो है, मैं, इसको, इस आकार को पुंजाकार बोलते हैं। मैं पुंजाकार स्वरूप में शरीर को चलाता हूं। अब थोड़ी सी बात कर सकते हैं। और बेसिकली ये ब्रेन है, तो जितना भी शरीर से सिग्नल है वो ब्रेन के माध्यम से मैं को जाएगा, मैं उसको रिसीव करूंगा, तो ब्रेन के माध्यम से वो मैं को जाएगा और मैं को उसमें जो कहना है मैं उसको बोलेगा। अब थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। आपने जो बात बोली थी कि बेसिकली जब मैं कोई प्रॉब्लम को सोच रहा हूं और उसमें कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो मैं थकान महसूस करता हूं। तो एक तो ये समझ में आया कि मैं के साथ में कल्पनाशीलता है, मैं के साथ कल्पनाशीलता है। तो ब्रेन, कल्पनाशीलता ब्रेन पे डायरेक्टली प्रोसेस्ड रहता है। तो यदि कल्पनाशीलता में आराम है तो ब्रेन को आराम मिलता है, और यदि कल्पनाशीलता में कंफ्यूजन है तो ब्रेन उसमें थकान पाएगा ही। अब ब्रेन जो समझने का काम है वो इससे ऊपर है, फिर वहां कल्पनाशीलता का उपयोग नहीं है। आप कुछ और कहना चाह रहे थे? अभी आपकी बात एड्रेस हुई कि नहीं हुई? हो गई है ना? है वो आगे की बात ऐसी थी कि बिना शरीर में ये ब्रेन चालू ही रहता है। देखो, ये तो सोचने की बात है। अभी लॉजिक ही केवल पकड़िए कि कोई भी जीवन, ये सारे मान लीजिए, जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं, कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं, कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं? अरे बोल नहीं पा रहे हो? कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं? ऑलमोस्ट ऑल। अब ये सारे भ्रमित कहलाएंगे कि जागृत कहलाएंगे? तो हम भ्रमित हैं, ऐसा स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक हो गया। और कल को इन सबका शरीर छूटेगा, छूटेगा। शरीर छूटने के बाद नया शरीर भी चलाएगा। तो नया शरीर चलाते समय जब एक जीवन तय करता है कि मेरे को किस परिवार में जाना है, किस परिवार में जन्म लेना है, नहीं लेना है, इसका मतलब उसमें कल्पनाशीलता काम करती है। जीवन जिस स्थिति में शरीर छोड़ता है उस समय जो उसकी चेतना का स्तर होता है उसके अनुसार वो आगे के शरीर का चयन करता है। इसका मतलब कल्पनाशीलता में काम चल रहा है। कब शरीर चलाना है और नहीं चलाना है ये सब भी काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हर जीवन अपनी चेतना के अनुसार अपने जैसे श्रेष्ठ जीवन के साथ में संपर्क में, अभी भी हम मानव में अकेले कहाँ रहते हैं, कोई मानव के संपर्क में ही रहते हैं। तो जीवन भी जीवन के संपर्क में ही रहेगा। तो जीवन का जीवन के लेवल पे आदान प्रदान, कल्पना का जो भी उसकी स्थिति, चेतना की स्थिति होगी उसके अनुसार आदान प्रदान होगा ही।
तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा कैसे। तो चलिए, मैंने आपके क्वेश्चन पे फिर मेरे को जो कहना था मैंने दोनों आधार बना लिया और उस पे मैंने बात को कहने की कोशिश की। अब मैं इसको आगे पूरी करता हूँ। अब देखिए, दो एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले एक एक करके समझते हैं कि जीवन और मैं और शरीर कैसे काम करता है। तो जैसे एक तो ये ध्यान में आ गया, अब मैं शरीर में हूं कि शरीर मुझ में है? शरीर मुझ में है। तो कोई भी मैं जिस शरीर को चलाता है उस शरीर से चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, उससे अधिक आकार में बना रहता है। इसलिए पुंजाकार हमेशा जिस शरीर को चला रहा है उससे बड़े साइज का ही रहेगा, ऐसा होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शरीर मुझ में है, मैं इस शरीर को चला रहा हूं। जैसे मैं एक दो पहले छोटे एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैं निर्णय लेता हूं कि अब मुझको हाथ ऊपर उठाना है। मुझको हाथ ऊपर उठाना है, निर्णय कहां पे हुआ? जीवन में हुआ। मैंने तय किया कि हाथ ऊपर उठाना है और ये लिखना है। ये कहां तय हुआ? मेरी इमेजिनेशन में हुआ ना, मेरी कल्पनाशीलता में हुआ। मैंने ऐसा सोचा और सोच के फिर मैंने सोचा और सोचा कि हाँ नहीं लिखना है, तो अब कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा और सोच के निर्णय किया कि हाँ लिखना है, यही लिखना है। तो अब ब्रेन के थ्रू और फिर जब मोटार नर्व्स और जो भी कुछ हम मैकेनिकल कहते हैं, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम पूरा उस हाथ को ऊपर उठाएगा, है ना। साथ में मैं लिखना ही चाहता हूं, तो मैं पूरे शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर ब्रेन के थ्रू काम करेगा, सूक्ष्म शरीर अपनी ताकत से ही काम करता है, उसको ब्रेन की ताकत की आवश्यकता नहीं है। कल ये शरीर मर गया, स्थूल शरीर मर गया, तो क्या मर गया? स्थूल शरीर मेल या फीमेल है? स्थूल शरीर मेल या फीमेल है? स्थूल शरीर बच्चा, बूढ़ा और जवान है। स्थूल शरीर बीमार है। स्थूल शरीर गोरा और काला है। ये 5 फुट का और 7 फीट का है। ये 80 किलो और 100 किलो का है। सारा मामला इधर है। तो कल ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो हूं ही और मैं अपनी आगे की यात्रा करता हूं। चेतना कहाँ रहेगी? सारी आदमी की चेतना का मतलब है उसकी मानसिक स्थिति। एक शरीर यात्रा में मैंने जिस मानसिक स्थिति को पा लिया है, से फॉर एग्जाम्पल एक शरीर यात्रा में मैंने कंक्लूड कर लिया कि धन की मेरे साथ में क्या हैसियत है, या मेरे लिए ज्ञान कोई महत्वपूर्ण चीज है, तो अगले शरीर यात्रा में मेरे लिए ज्ञान की प्रवृत्ति मेरे पास बना ही रहता है। वो ऑटोमेटिक ही बना रहता है। ऑटोमेटिक ही मेरा ध्यान उस तरफ जाता है, उस तरह की चीजों में जाता है, भौतिकता में नहीं जाता है। तो इसका मतलब है उस तरह से जीवन काम करता है। तो कल ये शरीर नहीं रहेगा, जीवन के रूप में बना ही रहेगा। मैं एक दो छोटे एग्जाम्पल और लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। मैं एक एग्जाम्पल देखो, साइंस में क्या मानते हैं? साइंस में मानते हैं कि ब्रेन ही सब कुछ है, ये जीवन में वह आत्मा कुछ नहीं होता है। साइंस में और सभी धर्मों में जो बेसिक फर्क है, सभी धर्मों में ये मान्यता समान रूप से है कि शरीर को चलाने वाली कोई चीज, रूह, आत्मा, स्पिरिट, एनर्जी, नाम अलग अलग दे लें, लेकिन शरीर को चलाने वाली कोई चीज शरीर से अलग है, ऐसा सभी धर्म लगभग मानते हैं। साइंस में केवल ये मानना है कि ये आत्मा कुछ नहीं होता है, केवल केमिकल लोचा। तो साइंस की मान्यता है कि केमिकल ही भाव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइंस कहता है कि जड़ से चेतना व्यक्त होती है, केमिकल ही, ब्रेन में जो केमिकल है वही भाव के रूप में व्यक्त हो जाता है ना, ऐसा साइंस कहता है। जबकि ऐसा नहीं है, उसको धीरे से समझेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ मच्छर काटने का, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि किसी ने मेरे को अपशब्द कहे, अपमान किया, किसी ने मेरा अपमान किया। दोनों चीजों को मैं कैसे हैंडल करता हूँ और कैसे कम्युनिकेशन होता है। देखिए, जितनी चर्चा हमने है, हाँ कुछ कह रहे? I have one question, sir. Sir, can we say that visualize can be actualized? है? Visualize can be actualized. हाँ, Okay. यही ध्यान वाला काम यही है
ध्यान का मतलब है जैसे अभी अपन प्राइमरी शिविर कर रहे हैं तो एक मीनिंग हमारे तक पहुंच रहा है। कल तक मेरे लिए मैं उतना क्लियर नहीं था जितना क्लियर आज है। अभी इसकी क्लैरिटी और खुलेगी। कोई दिन मैं उस मैं को खुद ही देख लेता हूं कि हाँ ये तो है, बात पूरी हो गई। तो पहले मैं कोई चीज के बारे में भाषा के रूप में बात करता हूं, भाषा से उसका मीनिंग आपके पास आ जाता है, उसके मीनिंग को ध्यान में रख के उसके मीनिंग पे मैं ध्यान करता हूं, तो मैं उस वस्तु को देख लेता हूं जिसकी मीनिंग की बात मैं कर रहा था, है ना। कुल मिला के काम इतना ही होना है, मेरे को अपने आप को पहचानना है। जी एक बात ये थी कि ये जो जीवन परमाणु है जो घूमता रहता है, तो एक ही संख्या में होता है या ज्यादा होता है? एक ही होगा, ज्यादा एक ही हो गया तो होता है। प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा एक ही होगा होता है। मतलब दो नहीं हो सकते हैं। ठीक है। एक शरीर को एक ही जीवन चला सकता है, वो अपने आप में बिल्कुल एक क्लियर वन एंटिटी है। ओके। यदि ये वन रहेगा, क्योंकि ये वन है और इसके सोच विचार में अलग अलग तरह की कंडीशनिंग है। यदि दो जीवन एक साथ आ गए, शरीर मर जाएगा, क्योंकि ये ब्रेन उसको झेल नहीं पाएगा। अच्छा, तो कोशिका या जीवन वो परमाणु ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीवन परमाणु एक ही होता है, राइट? जीवन परमाणु एक ही होगा। दूसरा सवाल ये था कि अगर शरीर को वो छोड़ देता है तो फिर वो गति करता रहता है, तो वो किसी पुंजाकार में, नॉर्मली जीवन जिस शरीर को चलाता है उसी शरीर के पुंजाकार में होता है। शरीर छोड़ने के बाद उसी पुंजाकार में बना रहता है, और देखने की हैसियत होगी, उसको देख के पहचान लेंगे ये जनक भाई है। तो कल आप सशरीर नहीं भी रहोगे तो भी आपको देख के पहचाना जा सकता है, क्योंकि यही बॉडी मिलेगी। यही बॉडी मतलब यही आकार में सूक्ष्म शरीर मिलेगा, और उसको देख के पहचाना जा सकता है। देख के मतलब वो फील आ जाता है। बढ़िया, चलो धीरे धीरे चलते हैं। हाँ सर एक मिनट, आपने बोला कि जैसे मैं ही शरीर चलाता हूँ, हाँ, मैं ही शरीर चलाता हूँ, मैं ही शरीर चलाता हूँ। तो हमारे शरीर में दो टाइप के नर्वस सिस्टम है, एक ऑटोनोमस है और एक इच्छनीय मतलब इच्छित है। जैसे हाथ हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हार्ट, लंग, लीवर को हम बंद चालू नहीं कर सकते, वो अपने आप चालू रहता है। ठीक बात। तो उसको मैं नहीं चला सकता ना? उसको मैं नहीं चलाता हूँ। अच्छा है, मैं नहीं चलाता हूँ। जितना काम मिला है वही ठीक से नहीं हो रहा है। तो वो कैसे चलता अब है? दिल भी मैं ही चलाता तो मैं तो भूल जाता और कभी बंद हो जाता। नहीं, वो कैसे चलता है फिर? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सूत्र है, हाँ जी, क्वेश्चन सबके ध्यान में आ गया। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। ये धरती को कौन चला रहा है? तो धीरे से तमाम कोशिकाएं, शरीर की कोशिकाएं, वो अपने आप में एक व्यवस्था है और समग्र में भागीदार है। तो मेरे को लगता है कि आखिरी वाला खुलने दो, इसके बाद वाला जो कपाट खुलेगा तो उसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें, ये एग्जिस्टेंस कैसे काम करता है वो निकल आएगा। तो अभी पहले है इसको पहचान लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और ये भी कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जब तक व्यापक नहीं खुलेगा तब तक वो थोड़ा सा अंधेरे में रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने बताया कि भाई शरीर छोड़ते समय जो निष्कर्ष रहता है या फिर जो उसका चेतना का मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग रुक जाओ, क्योंकि सबका फ्लो टूट जाता है। ठीक है। तो पहले मैं एक फ्लो में ये पूरा कर देता हूँ, उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो कर लेंगे। ठीक है भाई? हाँ बेटा, एक दे दो, इनको दे दो एक बार। सर आपने ऐसा बोला कि हम कोई भी इकाई जुड़ती है तो उसके बीच में गैप होता है, तो जब हम मारते हैं, मतलब मैंने मारा किसी को, तो उसको लगता क्यों है? सुपर। देखो, कौन कहता है बच्चे पढ़ने नहीं चाहते? ये लॉजिक आपने नहीं लगाया, अधिकांश लोगों ने नहीं लगाया। आपने सुन लिया, सुन के मान लिया, चल यार बोलता है, बोलने दे, अपने को नहीं समझ में आ रहा, बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब है बेटा, जैसे बॉम्ब फटता है और गाड़ियां उठ उठ के ऐसे उड़ती हैं जैसे कागज उड़ रहे हों, अब बॉम्ब तो जाके उसको उड़ाता नहीं है। इसका मतलब बॉम्ब फटने से जितनी तेजी के साथ वो फटा, उसका प्रभाव हवा पे गया, और हवा इतनी तेजी से उठी वहां से कि वो गाड़ी को लेके उड़ गई। तो एक होता है इकाई, एक होता है उसका प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव।
तो प्रभाव क्षेत्र वहां तक पहुंचता है। टेक्निकली कहेंगे, यदि एटॉमिक फॉर्म में कहेंगे तो कोई चीज किसी चीज को टच नहीं करता है। जैसे मेरे हाथ में कोई छेद है क्या? ये नहीं बोलेगी, इसको पता है। मेरे हाथ में कोई छेद है क्या? है क्या? है क्या? नहीं है? हाथ उठाओ। सबको गड़बड़ लगती है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। छेद नहीं है क्या? है। तो मैं बोलूँगा है क्या, तो आप नहीं बोल दोगे। नहीं है क्या, तो आप हाँ बोल दोगे, है ना। तो आपसे क्या बुलवाना है मेरे को पता है। तो हाथ में से पसीना निकलता है, इसका मतलब छेद है कि नहीं? है। आंख से दिखता है क्या? नहीं, आंख से दिखता नहीं है। इसका मतलब है छेद है, ऐसा आंख से तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन है तो सही। तो जो चीजें सूक्ष्म हैं उनका प्रभाव हमको पता चलता है। तो एटॉमिक फॉर्म में कहेंगे तो पार्टिकल पार्टिकल से टच नहीं कर रहा। जब पार्टिकल ही पार्टिकल से टच नहीं कर रहा तो कोई किसी से टच नहीं कर रहा टेक्निकली। लेकिन हमने किसी को थप्पड़ मारा और उसको जोर से लगा, तो इसका मतलब है वो टच करता हुआ, उसका प्रभाव टच करता है ना। उसका प्रभाव, दोनों चीजों का प्रभाव टच करता है। उसके बाद भी बीच में जगह है ही है जो टच नहीं करता है। ये समझने वाली बात है ना। उसके बाद भी बीच में इतनी जगह, जैसे मैंने कहा कि पेन बोर्ड को टच कर रहा है क्या? इंक तो बीच में है ही है, अभी तो मोटे रूप में इतना तो दिख ही रहा है। पेन और बोर्ड के बीच में इंक है ही है, लेकिन इंक के बावजूद भी टच नहीं करता है ना। और इंक बोर्ड को टच करता है क्या? इंक बोर्ड को टच करता है कि नहीं? इंक बोर्ड को टच करता है कि नहीं? टच करता तो साफ नहीं होता। इसका मतलब इंक के ऊपर, बोर्ड के ऊपर इंक केवल चिपका हुआ है, उनके बीच में दूरी है। दूरी है इसलिए साफ होता है। चिपक गया तो फिर नहीं छूटेगा। खाखरा फाफरा से आगे भी जीवन है। और उसके आगे समझदारी। चलो मैं चलता हूं, अभी आगे चलो। देव भाई इसको माइक दो। हेलो सर, ये जो मैं की बात कर रहे हैं, तो ये मैं परिपक्व है ऑलरेडी या परिपक्व हो रहा है? देखो, दो पार्ट हैं। होने के रूप में परिपक्व है। परिपक्व का मतलब है इसमें ना कुछ अब जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। इसी को अमरता बोल रहे हैं। तो हमको आपको अमर होना है कि हम अमर हैं ही केवल पहचानना है। तो अमरता को पाना नहीं है, अमर हैं ही केवल पहचानना है, वो पहले से ही है। तो शरीर मरण धर्मा है, शरीर परिवर्तनशील है, ये हमको स्वीकार नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं बस ये 18 साल का दिखता रहे। ये भी हमको स्वीकार, हमको ये भी नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यदि ये मरण धर्मा है तो मैं गया और मैं तो जीना चाहता हूं। तो जब तक मैं स्वस्वरूप को नहीं पहचान लूंगा तब तक मैं शरीर के मरण धर्मा होने को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने पहचाना, हाँ मैं हूं, और मैंने अपनी अमरता को पहचाना। अब शरीर मरे जिए, अब शरीर पे मेरी निर्भरता नहीं है। तो जब शरीर पे मेरी निर्भरता नहीं है तो मैं शरीर के नियम को पहचान पाता हूं कि हाँ ये ऐसा है। तो मैं आज और अभी अमर हूं। तो मेरा क्या हो सकता है? मेरा इतना ही हो सकता है कि मैं शरीर के साथ हूं, शरीर के बिना हूं, एक कंडीशन। मैं भ्रमित हूं, मैं जागृत हूं, दूसरी कंडीशन। इसके सिवाय मेरा कुछ नहीं हो सकता है। जागृत हूं तो सुखी हूं, भ्रमित हो तो दुखी हूं, वो बाय डिफॉल्ट है। तो मेरा इतना ही हो सकता है कि मैं भ्रमित हूं कि जागृत हूं, सशरीर हूं, बिना शरीर हूं, अनंत काल के लिए ऐसा ही है। तो हम जो इंटेलिजेंस की बात करते हैं जब भी, वो फिर उसमें दूसरी प्रक्रिया है कि इंटेलिजेंस को एक लेवल है कि हम लॉजिकल लेवल पे और स्किल के लेवल पे देख रहे हैं, फिर दूसरी तरफ हम उसमें ज्ञान के लेवल पे देख रहे हैं। ये उसकी इवोल्यूशन की जर्नी है।
तो प्रोसेस इवॉल्व ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस, ओके। ये प्रोसेस। हाँ जी। सर तो जागृत मन और अर्ध जागृत मन, अर्ध जागृत, देखिए अर्ध जागृत शब्द आप कहाँ से बोल रहे हैं, उसकी परिभाषा क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अर्ध जागृत की अल्प जागृत, अर्ध जागृत, पूर्ण जागृत, अजागृत ऐसा शब्द आते हैं। मध्यस्थ दर्शन में अर्ध जागृत की परिभाषा है जिसने अपने मैं को पहचान लिया है, मैं का वो दृष्टा हो गया है, मैं उसकी अनुभूति में आ गया है, तो अर्ध जागृत हो गया। अर्ध जागृत होने के बाद अभी जो ये पूरा अस्तित्व कैसे चल रहा है और इसका नियम क्या है उसका दृष्टा हो गया, तो अस्तित्व में फिर कुछ भी शेष जानने के लिए नहीं बचा। तो अस्तित्व में कुछ भी शेष जानने के लिए नहीं बचा है, पूर्ण रूप से रहस्य मुक्ति हो गई है, ये पूर्ण जागृत है। मैंने अभी केवल अपने होने को पहचाना है, मैं हूँ इसको मैंने पहचान लिया है, मैं शरीर नहीं हूँ, अब इसमें कोई शंका नहीं है, अब ये शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, ये सच्चाई है कि मैं हूँ। इसके आगे की कहानी फिर आगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्शियस माइंड है एकाग्रता है और सबकॉन्शियस माइंड है वो ध्यान है, ऐसा कह जो सकते कॉन्शियस हैं? माइंड है, देखो ये कॉन्शियस सब कॉन्शियस ये सब क्या चीज़ है, ये सब चीज़ बेसिकली मेरे ही अलग अलग लेवल्स हैं, अच्छा, मेरे ही अलग अलग तल हैं। कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि वर्तमान में जो जी रहा हूँ, अभी 1 बजे तक शिविर है, उसके बाद कल मेरे को क्या करना है, परसों क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, 2 महीने पहले क्या किया था, ये सब कॉन्शियस माइंड है। मेरी जो गहरी मान्यताएं हैं, जैसे मैंने अपने आप को स्वीकारा हुआ है कि मैं हिंदू हूँ, ये सब कॉन्शियस माइंड है। मैंने स्वीकारा हुआ है कि मैं पुरुष हूँ, ये सब कॉन्शियस। मैंने गहरे में कोई चोट खाई है, ये सब कॉन्शियस है, जिसका प्रभाव मेरे व्यवहार पे रहता है ना। तो मैंने आदमी से कोई गहरे में चोट खाई है जिसकी वजह से मुझको लगता है कि मानव खराब ही चीज़ होता है, और उसकी वजह से मेरे व्यवहार में उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो गहरी मान्यताएं वो सब कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, फिर सुपर कॉन्शियस की बात भी करते हैं, है ना। कुल मिला के मेरे ही अलग अलग तल हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जी, आगे चलो, आगे चलो। सर हाँ हाँ बेटा। सर आपने बोला कि जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं जिंदा होता, नहीं मरता है, सिर्फ जो स्थूल शरीर है वही जिंदा और मर जाता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है, जो स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकल गया, तो वो गया कहाँ? अभी तुम्हारे कंधे पे 4 बैठे हो, तुमको क्या दिक्कत है? ना खाना मांगता है, ना बिस्तर मांगता है ना, बढ़िया बात, अच्छी बात सुनना चाहता है। देखो, शरीर को छोड़ के जीवन के बारे में जितने भी प्रश्न आते हैं उसको सशरीर ले आओ, आंसर मिल जाएगा। इसमें कुछ भी रहस्य की बात नहीं है। कैसे? अभी भी शरीर कुछ सोचता है, शरीर कुछ करता है, शरीर कुछ बोलता है, ठीक? शरीर कुछ करता नहीं, सोचता नहीं, बोलता नहीं। शरीर में दर्द होता है? शरीर में अव्यवस्था होती है, उस अव्यवस्था को मैं महसूस करता हूं। जितने लोगों का भी एक्सीडेंट होता है, चाहे एक्सीडेंट में टांग के 3 टुकड़े हो जाएं, उस समय कोई दर्द नहीं होता है। जितने लोगों के भी एक्सीडेंट हुए होंगे उनका एक्सपीरियंस कह सकते हैं। जब भी एक्सीडेंट होता है, कितना भी सीवियर हो, जिस क्षण होता है उस क्षण में कोई दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस क्षण मैं कुछ सोच रहा था, उस बीच में टांग टूट गई, है ना। मैं मेरा घटा हुआ एक्सपीरियंस आपको सुना देता हूं। ये देखो, 5 टाके, 3 टाके, 2 टाके इधर, और टोटल मिला के 5 और 3 8 और 2 10, 9-10 टाके। तो मैं मेरे भाई के साथ में 7th क्लास में कहीं हरियाणा में हॉस्टल में पढ़ता था। मेरा भाई मेरे से 2.5 साल बड़ा, मार के भाग गया। अब मेरी उसकी सेवा करने की तीव्र इच्छा, उसने कमरे में घुस के चिटकनी लगा ली। अब वो अंदर, मैं बाहर। अब मैं फड़फड़ा रहा था,
तो हॉस्टल में गेट में ना वो कांच लगे रहते हैं ताकि वार्डन आते जाते घूमते घामते देखता रहे। तो पहले मैंने मुक्का मार के कांच फोड़ा, फिर मैंने भाई की सेवा की। जब मैं पहले बच्चा था, मैं बड़ा हो गया था, 7th क्लास में था। जब मैं भाई की सेवा कर रहा था तो बोला, देख देख तेरा खून निकल रहा है। मैं, खून तो तेरा ही है, मेहनत मैं कर रहा हूं। कहते नहीं नहीं तेरा ही है। जब उसने 3 बार कहा तो मैंने देखा तो इधर जैसे वो बर्फी सी निकाल देते हैं ना, ऐसा नींदर वाइट कलर की हड्डियां चमक रही थी और बर्फी जैसा पीस निकल के नीचे पड़ा था और खून ही खून मेरे हाथ में था। तो जब तक मैंने ये स्वीकार नहीं लिया कि मेरा है, तब तक मेरे को कोई दर्द नहीं था। जबकि उस घटना को 30 सेकंड या 1 मिनट के आसपास हो चुका था। और जैसे ही मैंने स्वीकारा हाँ मेरा ही है, तब से दर्द होना चालू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बिल्कुल मतलब वैसे ही है जैसा आप सबकी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। कितने लोग की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं? हाथ उठाओ। सबकी गाड़ियों में आग लगा दी जाए, आपको कोई दिक्कत है क्या? जब तक पता नहीं चले। जब तक पता नहीं चले आपको कोई दिक्कत नहीं है। पता चलने के बाद एक समान दिक्कत होगी कि अलग अलग दिक्कत होगी? पता चलने के बाद में भी अलग अलग दिक्कत होगी। मैं ऐसे पत्नियों से मिलता हूं जो रो के बताती हैं कि हमारे पति के लिए हमको स्क्रैच लग जाए तो चलेगा, गाड़ी को स्क्रैच नहीं लगना है। ऐसे भी पति पाए जाते, ऐसे भी संवेदनहीन पति पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है जिसको जितना मोह होगा उतना उसको दर्द होगा। और कोई सोच ही रहा होगा यार जल जाए तो इंश्योरेंस मिल जाए, तो वो खुश हो गया, जल गई तो अच्छा हो गया। तो किसी घटना से हम सुखी दुखी नहीं होते, मेरी मानसिकता से हम सुखी दुखी होते हैं। बार बार यही हमारे ध्यान में आता है। हाँ जी। तो एक बात तय हो गई कि शरीर में अव्यवस्था होती है, दर्द को महसूस करने वाला मैं ही हूं। सेम इंजेक्शन है जो एक लगाने से बेहोश हो जाता है और दूसरा दिन में 2 बार अपने आप लगाता है। कोई सांप को देख के बेहोश हो जाता है, कोई सांप से अपने आप को 2 बार कटवाता है, क्योंकि सांप सस्ता नशा है। तो इसका मतलब हुआ शरीर में कोई दर्द नहीं होता है, शरीर में अव्यवस्था होती है। उस अव्यवस्था को मैं महसूस करता हूं, जैसा मैं महसूस करता हूं वैसा महसूस होता है। शरीर में वो लगा लो, एनेस्थीसिया लगा दो, अब शरीर में जो मर्जी होता रहे, अपने तक सूचना ही नहीं आ रही अपने क्या दिक्कत है। तो शरीर में अव्यवस्था होती है। अव्यवस्था के से सुखी दुखी होने वाला मैं हूं। हाँ जी सर, तो वो लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया क्या है फिर? अरे आप तो डॉक्टर हो क्या? लोकल एनेस्थीसिया मतलब इतने में जो कुछ होगा पता नहीं चलेगा। पहले एक रेड कलर का लिक्विड सा आता था, उसको पोत देते थे। अब दाढ़ में और दांत में ऑपरेशन कुछ कराते हैं तो क्या करता है, एक सुई लगाता है, हनुमान जी टाइप हो जाता है ना। उसमें मार के देखता है कुछ है कि नहीं है, कहता नहीं है, बोले अब मैं कर सकता हूँ। तो ये लोकल एनेस्थीसिया हो गया। अब रीढ़ की हड्डी में दे दिया तो पूरा नर्वस सिस्टम गया, तो अब कहीं से भी सूचना नहीं मिलेगी। तो अब किसी को बेहोश करके उसकी टांग काट के ले जाओ, उसको क्या प्रॉब्लम है ना। दांत में ऑपरेशन इंजेक्शन लगवा के अपने सामने फिजिकली देखते हुए आप पूरा ऑपरेशन करवा सकते हो, जबकि पूरा काट पीट के सब बराबर कर देता है। अपने को कुछ पता, हल्का हल्का लगता है, कुछ छू रहा है ऐसा लगता है, अपने को पता नहीं चलता है। सर लेकिन वो अव्यवस्था तो हुई ना, तो फिर अव्यवस्था हुई, लेकिन अव्यवस्था की सूचना मुझ तक आ ही नहीं रही है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। शरीर की अव्यवस्था से मुझको कोई लेन देन भी नहीं है। उसकी अव्यवस्था से मेरे अंदर पीड़ा होती है, इससे मेरे को लेन देन है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम ध्यानपूर्वक अपना मन हटा लेंगे, तुम ऑपरेशन कर लो। इसका मतलब मुझको सूचना नहीं आ रही है तो मुझको कोई दर्द नहीं हो रहा है। शरीर दर्द होने वाली, दर्द को महसूस करने वाली चीज मैं हूं। अरे दूर ना जाओ ना भाई, आपकी गाड़ी है, उससे आपको क्या दर्द हो जाएगा भी, आग लग जाएगी तो। लेकिन आपने अपनी मान रखी है ना। मान लो जल आपकी रही थी, आपको लगा पड़ोसी की थी ये, तो आपको कोई दर्द नहीं होगा। बाद में जलने के बाद नंबर 95 आए तो मेरा ही था, तब दर्द होगा। तो जब तक मैं उसको नहीं स्वीकारता हूं तब तक मेरे को परेशानी नहीं है। तो दर्द को महसूस करने वाला मैं ही हूं,
दुख को महसूस करने वाला भी मैं ही हूं। बढ़िया, पच नहीं रहा है, धीरे धीरे पचेगा। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। वो बात बीच में अधूरी रह गई। जो स्थूल शरीर है उसके पास जाकर हम कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल गया। हाँ। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, हाँ। मान लिया कि दूसरे में गया है, हाँ। तो वो जो स्थूल सूक्ष्म शरीर का जो माना हुआ था, जो सोचा हुआ था, जो समझा हुआ था, वो गया उसी में रहता है। इसलिए तो कंटिन्यूअस जर्नी है। तो जो बच्चा कोई भी नया बच्चा आया तो उसके पास तो इतना नॉलेज होता नहीं है। समझते हैं उसको। इनका क्वेश्चन क्लियर है? सबके ध्यान में आ गया? तो इनका क्वेश्चन ये है कि एक नया बच्चा पैदा होता है तो पीछे का सारा ज्ञान कैसे गायब हो जाता है। ठीक हो गया? तो इसको ऐसे समझें, एक तो चीज जनरल है। क्या जनरल है? सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं, अपने लिए न्याय चाहते हैं, सत्यवक्ता होते हैं, ये सब में कॉमन है ना? ये जनरल है, ये बाई नेचर है, इसमें हमारी आपकी भूमिका नहीं है। लेकिन इसके बाद अब मेरी भूमिका क्या है? जैसे कोई बच्चे जन्म से मतलब टीनेज में आने के बाद में किसी बच्चे का ध्यान बहुत कपड़े की तरफ है, बहुत फिजिकल चीज़ों की तरफ है, फिजिकल चीज़ों का अट्रैक्शन उसको बहुत ज़्यादा है। किसी को टीनेज में भी अपने साथ के दोस्तों के बावजूद भी उसको कपड़ों की तरफ कोई रुचि नहीं है। किसी को पैसे का बहुत आकर्षण है, किसी को पैसे के बारे में बहुत रुचि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जबकि एक ही माँ बाप के हैं, एक ही माँ बाप, एक ही स्कूल, एक ही मोहल्ला, एक ही दोस्त, वही दोस्त, उनके बीच में रहते हुए भी एक बच्चा अलग हो जाता है, एक बच्चा बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व शरीर यात्राओं की घटनाएं हमको याद नहीं रहती हैं। जैसे 10 दिन पहले इसी समय क्या कर रहे थे, अब ये याद नहीं है, जरूरत भी नहीं है। इतना सब याद रहेगा तो आदमी पागल हो जाएगा, इतनी सारी मेमोरीज को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास पूर्व शरीर यात्रा की या 10 दिन पहले इस समय क्या कर रहे थे वो मेमोरी हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। जीवन में जो आवश्यकता है वो ध्यान में रहेगा। और क्या आवश्यकता है? वो हमेशा खुश रहना चाहता है। उसके खुश रहने के लिए क्या क्या उपयोगी है और कहाँ कहाँ से उसने दुख पाया है, ये सब उसके ध्यान में रहता है। तो क्या उपयोगी है? तो इस शरीर यात्रा में मैंने निष्कर्ष निकाल दिया कि पैसा खुशी होने का, सुखी होने का आधार नहीं है। सपोज अब मैं बड़ा होता हूं तो ऐसे परिवार में बड़ा होता हूं जहां पैसा ही सुखी होने का आधार है, तो मैं छोटा बच्चा मान के ही चलता हूं कि ये बड़े लोग ठीक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूं मैं पहचान लेता हूं ये ठीक नहीं है, और कोई पॉइंट पे मेरा ज्ञान उद्घाटित होना, व्यक्त होना, एक्सप्रेशन में आ जाता है कि नहीं, ज्ञान जो है सुखी होने का आधार है, पैसा सुखी होने का आधार नहीं है। वहां से मैं अपनी राह लेके चल देता हूं, घर वाले कुछ भी बोले, बाहर वाले कुछ भी बोले। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि जमाने से विपरीत किसी धारा को चुन लेना या जमाने से ज्यादा किसी चीज में डूब जाना, दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये सब हमारे पूर्व संस्कार हैं, पीछे की स्वीकृतियां हैं, जिनको हम पीछे से कैरी ओवर करके लाए हैं। हाँ, भाषा याद नहीं रहेगी क्योंकि वो मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल चीजें हम फिर से सीखते हैं। कोई भी महापुरुष हो, यदि कि दोबारा पैदा होगा, शरीर चलाएगा, तो भाषा सीखेगा, चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा, खाना सीखेगा। ऐसा नहीं महापुरुष आया तो आते ही वो खाना पीना चलना एकदम से शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो शरीर के साथ वाले अभ्यास हैं, जो मैकेनिकल चीजें हैं, वो तो हम सीखते ही हैं, लेकिन निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन्स के रूप में हमारे पास रहता है और ये कैरी ओवर होता है। ठीक हो गया? फिर फाइनली जीवन कहाँ रहते हैं? अभी भी कौन जीवन कहाँ रहता है? जब भी शरीर के बियॉन्ड क्वेश्चन आए तो उसको वापस शरीर पे ले आओ। अभी भी जीवन कहाँ रहता है? कैसे लोगों के साथ रहता है? तो जिस जीवन की जैसी मानसिकता है वैसे ही जीवन के साथ रहता है। जैसे हम 7 दिन यहाँ रह लिए, हमको नहीं पता जूनागढ़ में गांजा कहाँ मिलता है। जिसको गांजा चाहिए उसको आधे घंटे में मिल जाएगा, आधा घंटा नहीं लगेगा, 15 मिनट में मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर जीवन जैसी मानसिकता का होता है
वैसे ही दूसरे जीवन के साथ में रहता है। बस इतनी सी बात पर्याप्त है। फिर वो मंदिर हो, देवालय हो, नदियां हो, जैसी भी जगह होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, हाँ बेटा। आपने ऐसा बोला कि जब हम पेन से लिखते हैं तो पेन का जो इंक होता है वो उधर थोड़ी सी जगह होती है, तो जब स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है तो स्ट्रॉन्ग ग्लू आता है ना, वो ग्लू आता है ना, मार्कर, परमानेंट मार्कर, अच्छा वो चिपक जाता है इसलिए नहीं छूटता। ठीक है, उसको भी खुरचोगे तो खुरच जाएगा। खैर मैं कहता हूँ टेक्निकली सोचोगे ना, ऐसे व्यवहारिक रूप में टच करता ही है, टच नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी। इसको दो भाषा में, तात्विक रूप में टच नहीं करता है, व्यावहारिक रूप में टच करता है का मतलब है कि हमारी रोजमर्रा के जीने के रूप में एक चीज का प्रभाव दूसरी इकाई तक पहुंचता है, प्रभाव पहुंचता है। कोर में जाके देखेंगे, जब एटम ही टच नहीं करता, मॉलिक्यूल ही टच नहीं करता है ना, तो फिर कोई भी चीज किसी चीज को टच नहीं करता है। यही सिद्धांत है, इसको ऐसा समझ सकते हैं।